हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के आखिरी पार्ट की, वैक्यूल्स की। सिंप्लीफाइड वे में आप क्या समझते हैं व्हाट इज वैक्यूल? बेटा सबसे पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर मैं कहूंगा होनी चाहिए, दैट इज दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज। नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज हैं। क्लियर टू एवरीवन? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, दे आर यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। एंड तीसरी, उनका ओरिजिन कहां से होता है, उनकी फॉर्मेशन कहां से होती है? इट इज बिलीव्ड दैट दे आर फॉर्म फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो कंटेंट और फंक्शन के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। किस किस के बेसिस पे? कंटेंट प्लस फंक्शन के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स, जिसमें चार टाइप के वैक्यूल मेनली होते हैं: सेप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल्स। इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन वैक्यूल्स फाउंड इन अ प्लांट एंड एनिमल सेल? देखो बेटा, अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो जो प्लांट में जो वैक्यूल मिलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर? एंड दिस सेंट्रल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। और इसी की वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियस हो जाता है पेरिफेरल इन अ प्लांट सेल। ठीक है? एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो 90% तक का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि अगर उसको हम कंपेयर करें एक एनिमल सेल के वैक्यूल के साथ, तो यहां पे छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, और कई बार तो वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। एंड दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द साइटोप्लाज्म। आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक यहां पे प्रेजेंट है, दूसरा यहां पे प्रेजेंट है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर? तो प्लांट और एनिमल सेल में वैक्यूल क्लियर हो गया आपको। नाउ जो मैं अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स बता रहा था, वेदर इट्स सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटिस्ट में मिलता है, फूड वैक्यूल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, इसके अलावा गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेप वैक्यूल की। नाम से पता चल रहा है दे आर फ्लूइड फील्ड, इनमें फ्लूइड भरा है, वेसिकल्स हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यहां पे ये सिंगल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस अब मैं बोलने वाला हूं, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो ये साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेटेड है? ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। तो टोनोप्लास्ट इसको सेपरेट कर देता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब यहां पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये काम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब जो फ्लूइड यहां पे प्रेजेंट है उसको कहते हैं सेप, या सेल सेप, या वैक्यूलर सेप, जिसमें मिनरल्स हैं, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इसमें प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जैसे एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट होते हैं। एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट याद रहेगा आप लोगों को बेटा। तो टोनोप्लास्ट जो है वो साइट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ये सुक्रोज की फॉर्म में फूड को स्टोर भी करते हैं प्लांट सेल में, फूड स्टोरेज। ठीक है ना बेटा? अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या क्या फंक्शन सेप वैक्यूल परफॉर्म करता है एग्जैक्टली प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो अभी तक दो फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद हो गए होंगे आपको। चलिए बताइए। पहला तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्टोरेज। अब आप कहोगे जी ट्रांसपोर्ट तो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो लेकिन ट्रांसपोर्ट हो किस चीज का रहा है? जो स्टोर्ड है ना, उन्हीं का तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा। अब जो सेप वैक्यूल्स हैं इनकी पीएच होती है एसिडिक, एंड दे आर हाइपरटोनिक इन सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक इन नेचर। नेचर इनका हाइपरटोनिक होता है। अब इनके फंक्शन पे बात करें, तीसरा फंक्शन टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को।
टर्जिडिटी टू प्लांट सेल, तो सपोर्ट करेंगे लीव्स को, ट्विग्स को, जहां पे बहुत कम अमाउंट का वुड टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जब करेंगे तो किसमें हेल्प करेंगे, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए सेप वैक्यूल के। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप के वैक्यूल्स की, विच आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली या मेनली दे आर फाउंड इन प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन के दो कॉमन एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आप बता दो फटाफट। अमीबा सबसे कॉमन, और दूसरा कॉमन पैरामीशियम। तो यहां पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो भी किसका दिख रहा है, अमीबा का दिख रहा है आपको। तो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स, वो कंटिन्यूसली उनको दे रिसीव वाटर, है ना। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली वाटर रिसीव करते रहते हैं। लेकिन उससे छुटकारा कैसे मिले, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, बताओ कोई आइडिया, कैसे उनको इससे छुटकारा मिल सकता है। तो इसके लिए बेटा इनमें होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सबसे पहली बात अब आपको क्लियर हो गया होगा, दे हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ओस्मो रेगुलेशन नहीं पता क्या होता है, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशन। आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना, दैट इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन, ठीक। तो ये वैक्यूल क्या करेगा, ये बाहर से वाटर को लेगा, यहां पे वाटर आया, ठीक है, इन द फ्रॉम द साइटोसोल, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और यहां पे इसमें इस तरह से फीडिंग कैनाल्स होती हैं। तो फीडिंग कैनाल्स, पैरामीशियम में बात कर रहा हूं मैं, पैरामीशियम में फीडिंग कैनाल्स होती हैं, तो वो स्वेल अप हो जाएगा, जब वाटर की एंट्री होगी तो स्वेलिंग हो गई, स्वेल अप हो गई सेल, ठीक। तो ये स्वेलिंग फेज क्या कहलाएगा, डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट बीट याद करो थोड़ा सा। अब ये जो एनलार्ज्ड वैक्यूल हुआ, जिसका साइज बढ़ गया, एनलार्ज्ड वैक्यूल मूव टू द सरफेस, और सरफेस पे जाके रिलीज कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, निकाल देगा अपना कंटेंट, ठीक है। तो इस फेज को कहते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करते रहते हैं, और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा रेगुलर इंटरवल्स के साथ। अब फंक्शंस क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के, तो मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन तो आपको बता दिया, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन आयनिक बैलेंस, तो वाटर के एक्यूमुलेशन से बचाते हैं, बस्टिंग से बचाते हैं। और एडिशनल रोल किसमें है, एक्सक्रीशन में, क्योंकि जब वो एक्सपेल आउट करेंगे सरफेस पे आके वाटर को, तो उसके साथ बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बाहर निकल जाएंगे, तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा, प्लस एक्सक्रीशन में भी। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपसे मैं कहता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बताइए आप में से अगर किसी को पता है तो, कि अमीबा आरबीसी की तरह ब्रस्ट क्यों नहीं करता, वो तो हमेशा पानी में रहता है, पानी में रहता है, पानी में रहने का मतलब कंटिन्यूअसली उसमें वाटर की एंट्री है। तो देखिए कैसे ये मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर की एंट्री हो गई, एक्सेस वाटर कहां पे जाके स्टोर हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ गया, तो पहले क्या हुआ, डायस्टोल हो गया, जो अभी मैंने बताया था। अब डायस्टोल के बाद ये सरफेस पे आ गया, अब क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट हो जाएगा और एक्सेस वाटर को अलोंग विद द वेस्ट बाहर निकाल देगा, तो ये स्टेज क्या हो गई, सिस्टोल हो गई। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। लेकिन आरबीसी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, आरबीसी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें ये डायस्टोल और सिस्टोल की प्रोसेस परफॉर्म नहीं की जाती बच्चों, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल उसको मेंटेन रखने में हेल्प कर देते हैं।
नाउ थर्ड टाइप ऑफ वैक्यूल आर फूड वैक्यूल। अब नाम से पता चल रहा है, अमीबा का डायग्राम आपने देखा है। अमीबा में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके पास एक सिंपल वैक्यूल होता है। जब सूडोपोडिया के थ्रू ये फूड का इंटेक करते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, तो फूड जब एंटर कर जाता है इस वैक्यूल में, देन इट इज नोन एज फूड वैक्यूल। सिंपल सा वैक्यूल अब किस में चेंज हो गया, फूड वैक्यूल में चेंज हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होगा, अब अमीबा जैसे या दूसरे प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट और इवन स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स में ये इस तरह के वैक्यूल्स मिलते हैं। अब ये एक लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इस फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम फ्यूज कर जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइसोसोम में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। अब एक बार फूड का डाइजेशन हो गया तो वापस से वही स्ट्रक्चर बनेगी और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, तो वैक्यूल वापस से, सॉरी, फूड वैक्यूल वापस से वैक्यूल में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? तो फंक्शन क्या हो गया इसका, इंटरनलाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, कि अंदर आ गया, उस फूड का डाइजेशन में हेल्प कर दिया। उसके बाद जो एक्सपेल्शन है अनडाइजेस्टेड फूड का, वेस्ट का, वो हो जाता है इसकी हेल्प से, तो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है। सो डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में कौन हेल्प कर रहा है, फूड वैक्यूल। याद रह जाएगा। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ वैक्यूल्स आर नोन एज गैस वैक्यूल। इनको आप एयर वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एयर वैक्यूल्स, या इनको कुछ लोग सूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं कि दे आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स। तो एक ही बात है, कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे, चाहे गैस वैक्यूल है, चाहे फूड वैक्यूल है, चाहे एयर वैक्यूल है, तो ये बैक्टीरियल सेल्स में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। एक्चुअली ये स्मॉल वेसिकल्स का ग्रुप होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वेसिकल्स। अब हर वेसिकल के चारों तरफ किसकी मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब इन वेसिकल्स में मेटाबॉलिक गैसेस होती हैं, मेटाबॉलिक गैसेस आर प्रेजेंट। ठीक, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, याद रखना, गैस वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया सेल्स में मिलते हैं। तो सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रुप है वेसिकल्स का। तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक गैसेस इसमें प्रेजेंट है, तो गैस स्टोरेज तो हो ही गया, इसलिए इसका नाम भी क्या है, गैस वैक्यूल। इसके अलावा क्योंकि ये गैस की वजह से ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, तो बायंट फोर्स जो फ्लोट करने में हेल्प करता है, उसमें हेल्प करते हैं। एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है सेल को। ये सारे फंक्शन किसके हैं बच्चों, गैस वैक्यूल के। तो चार टाइप के वैक्यूल हमने पढ़ लिए। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो फटाफट। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से किस तरह के वैक्यूल्स मिलते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल के वैक्यूल्स का मैं बता चुका। अब फंजाई में सेम टाइप के वैक्यूल्स मिलते हैं जो कि प्लांट सेल्स में होते हैं। तो यहां पे फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, आयोनिक बैलेंस मेंटेन रखना, एंड सेल का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना। ये मेन फंक्शन फंजाई में वैक्यूल परफॉर्म करता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, जैसे फ्रेश वाटर प्रोटोजोन की हमने बात कर ली, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स हैं या वाटरफील्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे, फूड की स्टोरेज में भी हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे, और जो एक्सेस वाटर है उसको डायस्टोल और सिस्टोल के थ्रू बाहर भी निकाल देंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट बता दो मुझे, कोई भी कंफ्यूजन है तो। अब जनरलाइज कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल में देखो क्या हुआ था, स्टोरेज था, टर्जिडिटी प्रोवाइड किया, डिफेंस सिस्टम, और आयंस को स्टोर करने का काम करता है। ऐसे ही एनिमल सेल में फूड और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो एनिमल्स में तो एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके हेल्प से वेस्ट बाहर निकल गया, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता। प्लांट के अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप से एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। लीव से CO2 बाहर निकल जाती है, रूट से वेस्ट बाहर निकल जाता है, सैप अनदर वेस्ट। तो जो वेस्ट बना, जो प्लांट में वेस्ट बना, वो आके इकट्ठा कहां हो गया, वैक्यूल में इकट्ठा हो गया, और वहां से इसका एक्सपल्शन होता है। ठीक है, फिर टर्जिडिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जो वैक्यूल है वो जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट के,
यंग प्लांट है प्लांट के, वहां पे टर्जिडिटी प्रोवाइड कर देगा। थर्ड वन, डिफेंस सिस्टम, कैसे डिफेंस में हेल्प करेगा? तो ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, तो सपोर्ट, स्ट्रेंथ और सीधा रखने में हेल्प करेगा। अब डिफेंस सिस्टम में कैसे हेल्प करेगा? प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह इम्यून सिस्टम पे नहीं होता, तो वैक्यूल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर कोई पैथोजन, कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विजिट करेगा, तो उन नाइट्रोजनस या पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो अनप्लीजेंट स्मेल है, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है, उसकी वजह से वो वहां से भाग जाएगा या उसको कंज्यूम करेगा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से पैथोजन से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। राइट बच्चों? फैगोसाइटोसिस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फूड पार्टिकल्स वैक्यूल में आए तो फूड वैक्यूल बन गया, उसके साथ लाइसोसोम आके फ्यूज हो गया। लाइसोसोम में क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो उसका डाइजेशन कर देंगे और अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। तो बेटा ये सारी बातें थी रिगार्डिंग वैक्यूल्स। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स आते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो अब डिस्कस करते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया।